हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान का पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे विषम पोषण। इससे पहले के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि जैव प्रक्रम होता क्या है, और इसमें पोषण के बारे में देख चुके हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण तो आज होगा, लेकिन स्वपोषी पोषण जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि वगैरह हमने पहले वीडियो में देख लिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। देखिए, विषम पोषी पोषण का मतलब होता है कि बहुत सारे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना ले पाते हैं, वह दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव या परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण। ओके, अब यहाँ से हम थोड़ा सा, आप क्या करिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिए जरूर। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो ऐसे वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव बताए कि होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ओके, ऐसे जीव विषम पोषी या परपोषी कहलाते हैं तथा यह क्रिया क्या कहलाती है, विषम पोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, तो आप इसे नोट्स ऐसे ही बना लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी। शाकाहारी मतलब जो वनस्पति वगैरह को खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी यानी जो दोनों खाते हैं, मृतोपजीवी यानी जो मृत जीवों पे आश्रित रहते हैं, उनके शरीर को खा जाते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं मृतोपजीवी। तो विषम पोषी पोषण को आप समझ गए कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। तो डिपेंड होने की वजह से उनको भी बोला जाता है विषम पोषी या फिर परपोषी। और इस क्रिया को, यानी कि जो पोषण करते हैं, पोषण का मतलब भोजन को ग्रहण करना होता है, उस क्रिया को हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण। ओके, आगे चलते हैं। आगे मानव में पोषण। मानव में पोषण क्या होता है आप इसे समझिए। इसमें सबसे पहले आपको समझना है पाचन। इसी में आप एक हेडिंग और भी लगा सकते हैं, पाचन तंत्र। आगे जो आहार नाल हेडिंग आप देख रहे हैं उसमें आप लगा सकते हैं हेडिंग पाचन। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, पाचन भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित, यहाँ पर रहेगा अपघटित करने की क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। अब इसे समझिए, ये तो हो गया आपका बुक का। आपको सिंपल समझना है कि पाचन क्या होता है। देखिए, जटिल भोज्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। सिंपल आपको समझना है कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाचन की क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पाचन की क्रिया को कार्यान्वित यानी कार्य करने के लिए, यानी पाचन जो होता है, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, शरीर में, मानव शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे मनुष्य का आहार नाल। चाहे तो आप यहाँ पे हेडिंग ऊपर लगा सकते हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, अब मनुष्य का पाचन तंत्र आप कुछ इस तरह से देखते हैं। ये पूरा यहाँ मुख से लेकर के यहाँ तक पूरा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एनस तक यानी गुदा तक, सबको मिला के हम बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है आहार नाल। देखिए, आहार नाल जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। मानव की आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यानी मनुष्य का जो आहार नाली यानी मुख से गुदा तक का जो पाइप टाइप की संरचना आप देखते हैं वो कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तथा मुख द्वार से, यहाँ मुख्य लिखा है लेकिन मुख रहेगा, मुंह जिसको बोलते हैं। ठीक है, मुख द्वार से गुदा द्वार तक फैली रहती है। तो आपको पहले भी बता दिए, जो आहार नाल होती है मुंह से लेकर के गुदा तक होती है। इसका विभिन्न भागों में अलग अलग विकास होता है। ठीक है, इनका जो विभिन्न भागों में अलग अलग विकास होता है, अलग अलग की संरचना होती है। कार्यकी के आधार पर इसमें निम्न भाग होते हैं। अब कार्य विधि के आधार पर इनके आहार नाल के अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ है कि मुख से लेकर गुदा तक सारे जो पाइप नियमा संरचना आप देखते हैं वो सब आहार नाल है। ठीक है, लेकिन हर जगह जगह पर आहार नाल की अलग अलग विकास यानी संरचना देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुख है, फिर यहाँ पर देखिए आपको आमाशय थोड़ा चौड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, फिर ऐसे पाइप नुमा छोटी आंत बड़ी आंत एन वगैरह दिखाई दे रहा है। तो ये सब मिला के आपका आहार नाल हो गया। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं मुख से, यानी यहाँ से आगे से एकदम। ठीक है, मुख या मुख गुहिका। ठीक है, मुख गुहिका यानी आप मुंह खोलते हैं तो जो अंदर खाली जगह होता है उसी को बोलते हैं मुख गुहिका।
ठीक है, कैविटी। देखिए, मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रति पृष्ठ तल पर स्थित होता है तथा दो मांसल तथा चल होठों से घिरा रहता है। ठीक है, जो मुख होता है, मुख गुहा जो होता है, वह क्या होता है कि दो मांसल होठों से क्या रहता है, ढका रहता है, घिरा रहता है, कह सकते हैं। आगे, मुख द्वार, या मुख्य लिखा हुआ, मुख समझना है। ठीक है, मुख द्वार पीछे की ओर मुख गुहिका में खुलता है। ठीक है, यानी मुंह जो होता है वह पीछे की ओर, अंदर, जहाँ से आप भोजन ग्रहण करते हैं अंदर की तरफ क्या होता है, खुलता है। इस मुख गुहिका के निचली सतह पर मांसल जिह्वा होती है। अब इसके निचली सतह यानी नीचे की तरफ जिह्वा यानी जीभ होती है, जो पीछे की ओर जुड़ी होती है, जो एकदम पीछे की ओर जाके जुड़ी होती है, तथा आगे स्वतंत्र होती है। जीभ जो होती है आगे की तरफ स्वतंत्र होती है। साथ ही मुख गुहिका बाईं तथा दाईं ओर गालों से घिरी रहती है। अगर मुख गुहिका के बाएं और दाएं देखें तो गाल होता है, तो उससे क्या होता है, घेरा रहता है। अतः मुख गुहिका की दीवारें गालों से तथा फर्श जीहा के द्वारा बनी होती है। कहने का मतलब यह होगा कि जो हमारी मुख गुहिका है, मुख गुहा वह गालों से, होठों से, अजीब से मिलकर के बना है। ठीक है, अगर होठ को हटा दें, अंदर की भाग देखें तो भाई आपका होठ भी हट सकता है, ये केवल बंद करने के लिए है। आगे देखते हैं, मुख गुहिका की छत तालु कहलाती है, यानी जो मुख गुहिका का ऊपर वाला भाग होता है उसे हम तालु बोलते हैं। तालु मुख गुहिका तथा श्वसन मार्ग को अलग करती है। जो आपका तालु है वह मुख गुहिका और श्वसन मार्ग को अलग करती है, जिससे हवा वगैरह जाता है फेफड़े में। ठीक है, सांस लेते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, मुख गुहिका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। यानी जो मुख गुहिका उसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग पाए जाएंगे। आप देखिए क्या क्या पाया जाएगा, आप खोल के मुंह देखिए, जी पाया जाएगा, ठीक है, दांत पाया जाएगा, ठीक है, पीछे की तरफ जाएंगे देखेंगे तो उसे घाटी बोलते हैं, वह पाया जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें देखना। अब ये देखिए, मुंह आपको दिखाई दे रहा है, मुख गुहिका, ठीक है, मुंह खुला हुआ है, अंदर की तरफ जीभ है ना, ये जीभ हो गया, इसके अंदर जो है वो आपका घाटी जिसको बोलते हैं वह हो गया। ठीक है, एपिग्लॉटिक बोलते हैं। और ये आप सफ़ेद देख पा रहे हैं, दांत हैं, तो ये सबसे मिलके मुख गुहिका बना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे दांत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, दांत क्या होता है। मुख गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दांतों की पंक्तियां पाई जा रही हैं। नेक्स्ट है, मानव में पाए जाने वाले दांतों को निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यानी मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषता होती है। कैसी होती है देखते हैं। एक होता है गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब यह दांत हड्डियों के खांच में धंसे रहते हैं। यहाँ कांच लिखा है लेकिन रहेगा खांच। खांच का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, तो यह दांत हड्डियों की गड्ढे में धंसे रहते हैं। आगे विषम दंती, मानव के एक जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कि कृंतक हो गया, रदनक हो गया, अग्र चवड़क, चवड़क। ठीक है, इसके बाद द्विबार दंती, अग्र चवड़क के अतिरिक्त मानव के सभी दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। जो अग्र चवड़क के अतिरिक्त अग्र चवड़क है वह दोबारा नहीं निकलता है, और बाकी सब जो दांत है जीवन में 2 बार निकलते हैं मनुष्य के। ठीक है, अब यहाँ से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पी ज़्यादातर वैसे बनता है कि मनुष्य में निम्नलिखित 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो कि ऊपर आपने देख लिया है, कृंतक, रदनक, अग्र चवड़क और चवड़क। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कृंतक। कृंतक क्या होता है, यह आगे की ओर लगे चपटे धारदार दांत होते हैं, जो भोजन को कुतरने या काटने के काम में आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इधर पीछे आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, देखिए ये आगे की तरफ जो दांत दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला दांत यहाँ से, ये आपका है कृंतक। ठीक, तो क्या आपने पढ़ा, यह आगे की तरफ लगे चपटे धारदार दांत होते हैं, जो भोजन को कुतरने या काटने में, यह 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचली जबड़े में होता है। ठीक है, तो यह संख्या इसका याद आपको रखना है कि भाई कृंतक की संख्या कितनी होती है, तो 4 नीचे की तरफ, 4 ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे रदनक, कैनाइन बोलते हैं, ICPM करके याद रखिएगा। ठीक है, इसे IC, आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर, एम का मतलब मोलर। तो PM से प्रधानमंत्री आप जानते हैं, तो PM ICPM। ठीक है, ऐसे याद रखिए। आगे देखते हैं रदनक, ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। ठीक है, ऊपरी और निचली जबड़े में 2-2 होते हैं। ठीक है, आप देखिए जो आपने देखा कृंतक, ठीक है, चपटा चपटा जो दांत, उसके बगल में जो 2-2 दांत हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, वह है आपका रदनक। ठीक है, यह मांस भक्षियों में अधिक विकसित होते हैं। जो मांस खाने वाले जीव होते हैं उनमें
ये अधिक विकसित होता है, काफ़ी नुकीला और बड़ा होता है, जैसे कुत्तों वगैरह में आप देखेंगे तो, और शेर वगैरह चीता वगैरह में देखेंगे तो उनके जो कैनाइन होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। आगे है अग्रचवड़क, यानी कि कृंतक के अंदर की तरफ आप जाइए। इसकी संख्या ऊपर तथा निचले जबड़े में चार चार होती है, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है। आगे है चवड़क, ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में छह छह होते हैं। इनका शिखर अधिक चौड़ा व उभार युक्त होता है, या भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो ये दांत के बारे में इतना सारा पॉइंट आप लिख लीजिए और तैयार करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि बस लिख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, काम खत्म, ऐसा नहीं। इसे तैयार करिए आप। सबसे पहले आपको समझना है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, चार। ICPM, कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क, चवड़क। IC की संख्या, आई की संख्या चार चार होगा। सी की संख्या यानी कैनाइन का दो दो होगा, फिर चार चार, फिर छः। तो इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, चार हो गया, दो, तो चार दो यानी 42, 46, 42, 46, 42, 46। ICPM ऐसे बोल बोल करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब दांत का काम खत्म, अब जीहा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। यह मुख गुहिका में जीहा पाई जाती है, मुख गुहिका में जीहा पाई जाती है। जीहा का मतलब होता है जीभ। ठीक है। जो एक लंबी व चपटी मांसल संरचना होती है, यह मुख की ओर स्वतंत्र व अंदर की ओर सतह से जुड़ी होती है। जीभ इच्छा अनुसार कार्य करती है। ठीक है। हम यहाँ जीभ बोलेंगे, जिह्वा कहते हैं इसे। ठीक है। जीभ की श्लेष्म कला श्लेष्म श्रावण करती है, श्रावण का मतलब सिक्रेशन वगैरह यानी निकालती है, जो जीवा को गीला बनाए रखती है। ठीक है। जीवा के ऊपरी भाग पर चार प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, चार प्रकार की कलिका कौन कौन सी पाई जाएंगी, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है। साइड वगैरह में अभी आगे आएगा। ठीक। जिया के कारण मनुष्य के जिया अग्र छोर पर मीठे, पश्चिम कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर पर कुछ नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है। इसे हम चित्र से समझ लेंगे। ठीक है। मनुष्य का जो जीभ होता है उसके अग्र छोर पर यानी आगे मीठा स्वाद बताता है, बगल में कड़वा स्वाद, ठीक है, किनारों पर खट्टे स्वाद, और तथा आगे की छोर पर नमकीन का। ठीक है। जीवा भोजन को पीसने, लार मिलाने, भोजन को निगलने तथा बोलने में सहायता करती है, यानी जीभ के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ से देख लीजिए, जीभ ऐसे बना हुआ है। ठीक। ये वाला भाग, यहाँ पर बीटर है, यहाँ सावर है, यहाँ साल्टी है, यहाँ स्वीट है, यहाँ भी साल्टी है, यहाँ भी सावर है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कहाँ क्या क्या स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, किस तरह की। ठीक है। अब एक देखिए, जीभ पूछा जाता है किस बोन से जुड़ी होती है, तो यहाँ पर देखिए हाईआयड बोन है, इससे जीभ क्या होती है, जुड़ी होती है। किस बोन से जुड़ी होती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ग्रसनी, दूसरा हमारा है ग्रसनी। पहले हमने मुख को देखा, मुख में क्या क्या होता है, दांत और जीभ, दांत जीभ को भी देख लिया अच्छे से। और ग्रसनी, उसके नीचे जो छोटी सी पाइप होती है। ठीक है। देखिए, यह मुख गुहिका का पिछला भाग ही ग्रसनी कहलाता है। ठीक है। यानी मुख गुहिका का जो सबसे पीछे वाला भाग है उसी को ग्रसनी कहते हैं। यह लगभग 12 से 14 सेमी कीप के आकार की होती है, कीप। ठीक है। आगे, ग्रसनी में अंदर एक बड़ा छिद्र होता है जो निगल द्वार कहलाता है। आगे देखते हैं, इसके पास श्वास नली का छिद्र अथवा घाटी द्वार भी होता है। ठीक है। यानी ग्रसनी के अंदर यानी नीचे की तरफ आप जाइए, मुख से आप नीचे की तरफ जाइए तो यहाँ पे आपको घाटी द्वार दिखाई देगा। ठीक है। आगे घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि होती है, यहाँ उपस्थिति नहीं उपास्थि रहेगा। ठीक है। कार्टिलेज जिसको बोलते हैं। घाटी ढापक होता है जो भोजन निगलते समय घाटी द्वार को ढक लेता है, जिससे भोजन श्वसन नली में नहीं जा पाता है। ओके। आगे देखते हैं ग्रसिका या ग्रास नली। ठीक है। अब ग्रसनी के नीचे की तरफ आ जाइए। ठीक। यह पतली पेशी संकुचनशील एवं लगभग 23 सेमी से 27 सेमी लंबी होती है। ठीक है। ग्रसनी के नीचे वाला भाग। ग्रसनी निगल द्वार आहार नाल के दूसरे अर्थात ग्रास नली में खुलती है। ठीक है। तो जो ग्रसनी है निगल द्वार, और जो है ग्रसनी निगल द्वार, वह आहार नाल के दूसरे अर्थात ग्रास नली में खुलती है। आगे, इसकी दीवार में पाचन ग्रंथियां नहीं होती है। ठीक है। इसकी दीवार में पाचन ग्रंथियां नहीं होती, जो आपकी ग्रास नली है इसमें भोजन का पाचन वगैरह नहीं होता है। परंतु श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, यानी कि इसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, जिससे भोजन क्रम जिस जिससे भोजन, यहाँ पे भोजन नहीं भोजन रहेगा, क्रमांकुचन द्वारा फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। अब आपसे एक पूछा जाता है क्रमांकुचन गति क्या होता है। तो देखिए, जो ग्रास नली में भोजन जो होता है जिस गति के कारण आमाशय तक पहुंचता है उसी गति को हम बोलते हैं क्रमांकुचन गति। ठीक है। तो आहार नाल में भोजन, आहार नाल तो नहीं कह सकते, यहाँ पे कह दीजिए ग्रास नली में भोजन जिस गति के कारण आमाशय तक पहुंचता है उसी गति को हम बोलते हैं क्रमांकुचन गति। ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं अमाशय। अमाशय क्या होता है, यह लगभग 15 सेमी लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है, जो जे आकार का होता है। अब आपको यहाँ समझना है कि जे आकार, जे का मतलब यहाँ देखिए
तो कम दिखाई दे रहा होगा ऐसे। जे आकार का होता है क्या, आपका आमाशय। तो पूछ लेता है प्रश्न कि जे आकार का कौन सा अंग होता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो आपसे पूछा जा सकता है जठर ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं, ठीक है, जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस का श्रावण करती हैं। श्रावण मतलब निकालती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवार में लगभग 2.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर इतना बात याद रखना है कि जो आमाशय होता है, ठीक है, यह लगभग 25 सेमी लंबा होता है और थैलीनुमा संरचना होता है, ठीक। और जो कि जे आकार का होता है, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का श्रावण करती हैं, और लगभग 2.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जिससे 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक पेप्सिन और एक लाइपेज, ठीक है। बाकी इसका क्या काम है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल फिलहाल देख रहे हैं आहार नाल, ठीक है। इसके बाद हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे समझ लेंगे कौन ग्रंथि है, किससे कौन सा एंजाइम वगैरह निकलता है और भोजन के पाचन में क्या उसका योगदान है। आगे देखते हैं, अमाशय के 4 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। एक होता है कार्डियक भाग। अमाशय का ऊपरी भाग जिसमें ग्रास नली खुलती है, यहाँ भोजन आगमन कार्डियक संकुचन द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कहने का मतलब अमाशय का सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है उसे हम कार्डियक कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फंडिक भाग, यह अमाशय का मध्य भाग होता है। आगे है पाइलोरिक भाग, यह अमाशय का निचला भाग जो छोटी आंत में खुलता है, तथा अंतिम भाग पाइलोरिक संकुचन द्वारा सुरक्षित रहता है। आगे शेषाग्र भाग, उपरोक्त तीनों भागों के अतिरिक्त बचा हुआ शेष भाग जो होता है वो होता है शेषाग्र, ठीक है। तो अमाशय के 4 भाग, फंडिक हो गया, पहले तो कार्डियक, ऊपर से देखिए कार्डियक हो गया ऊपर, उसके नीचे आ जाइए आपको मिला फंडिक, उसके नीचे आइए तो आपको मिलेगा पाइलोरिक, और एकदम से नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको शेषाग्र भाग। अब जैसा कि इस संरचना में देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपका ऊपर वाला जो भाग है वह है कार्डियक, ठीक। यहाँ पे आपका फंडिक भाग हो गया, इधर आपका पाइलोरिक भाग हो गया, और ये आपका शेषाग्र भाग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके अमाशय की संरचना। अब इसे अगर देखा जाए तो अंदर से अगर देखा जाए तो इस तरह आपको दिखाई देगा अमाशय दूसरे फिगर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छोटी आंत। यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र है। अगर पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है तो छोटी आंत में होता है। यह लगभग 6 से 7 सेमी लंबी तथा 2.5 यानी 2.5 सेमी चौड़ी तथा अत्यधिक कुंडलित नली होती है, यानी आपस में उलझे टाइप की रहती है। इसमें अधिकतर भाग में रसांकुर यानी वीली पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायक होते हैं, ठीक है। तो वीली जो होता है रसांकुर, उसी से भोजन का अवशोषण है, ठीक है, तो याद रखना इसको। आगे है कि छोटी आंत को निम्न 3 भागों में बांटा गया, यानी छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। जैसे आपने देखा अमाशय के 4 भाग, वैसे छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है ग्रहणी। यह लगभग 25 सेमी सी अथवा यू आकार की होती है। प्रश्न पूछा गया बहुविकल्पी के रूप में कि जो ग्रहणी होती है किस आकार की होती है, तो सी आकार की होती है। इसमें पाचक एंजाइम को स्रावित करने वाले ग्रंथियों का अभाव होता है। इसमें किसी प्रकार का पाचक ग्रंथि वगैरह नहीं पाई जाती है, ठीक है। यह पित्त वाहिनी द्वारा पित्त रस एवं अग्नाशय वाहिनी द्वारा अग्नाशय रस आकर काई में मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ग्रहणी में लीवर जो होता है, ठीक है, उससे पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशय रस आके यहाँ पर मिलता है, काई में मिलते हैं। काई मतलब क्या होता है कि जो भोजन का लुगदी बन जाता है, यानी अमाशय में पाचन हो जाता है, इसके बाद छोटी आंत में आता है, तो वहाँ पे भोजन लुगदी के रूप में रहता है जो कि ग्रहणी में रहता है। और ग्रहणी में ही क्या होता है कि आपके लीवर के पित्त रस और अग्नाशय के रस आके मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यांतर यानी मध्य भाग। नीचे की ओर ग्रहणी में खुलता है जो लगभग 2.4 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है तथा इसका व्यास 4 सेमी होता है, ठीक है। यह बीच वाला भाग हो गया शेषांत्र यानी नीचे का भाग हो जाएगा, ठीक है। आगे नीचे नहीं कह सकते, इसे शेष भाग कह सकते हैं, नाम से ही शेषांत्र। ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। यह बड़ी आंत के सीकम में खुलती है। यह 3.4 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। छोटी आंत के शुरुआती भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है तथा इसके इलियम में मुख्यतः बचे हुए पोषण पदार्थ का अवशोषण होता है। यानी कहाँ इलियम किसको बोलते हैं? शेषांत्र को, ठीक है। आगे देखते हैं बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत क्या होती है? यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 4.5 सेमी चौड़ी लंबी नलिका होती है। इस भाग में बचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है और साथ ही अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है।
ठीक है, सीकम हो गया, कोलोन हो गया और मलाशय हो गया। तो आप इसके बारे में देखिए। ये लगभग 5 से 8 सेमी लंबी होती है। ये छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर अंगुली सदृश से जुड़ी रहती है, जिसे कृमि परिशेषिका कहते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स, ये प्रश्न पूछा गया कि अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है, तो बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, किससे जुड़ा, सीकम के पास। ठीक है, कभी कभी अपेंडिक्स में भोजन के कण पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिसके सड़ने पर इसमें सूजन आ जाती है और व्यक्ति को दर्द बहुत होता है, जिसे हम एपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, रोग उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा है कि परिशेषिका किसका भाग है, तो बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, इसके भी आगे देखते हैं। कोलोन होता है, यह उल्टे यू आकार का होता है, या नलिका, जो कि 1.3 मीटर लंबी होती है, जो निम्न 4 खंडों में विभाजित होती है: असेंडिंग सिगमेंट, ट्रांसवर्स सिगमेंट, डिसेंडिंग सिगमेंट और सिग्मोइड सिगमेंट। ये 4 इसके कोलोन के भाग होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं मलाशय। मलाशय क्या होता है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, जो लगभग 15 सेमी लंबा होता है। मलाशय अंतिम भाग गुदा से, यहाँ गुड़ा लिखा है लेकिन गुदा नाल कहलाता है। ठीक है, मलाशय के अंतिम गुदा नाल कहलाता है, जो एक वृत्ताकार मल द्वार द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मनुष्य का आहार नाल और विषम पोषण। अब इससे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं, तो क्रमांकुचन कहते हैं। आगे ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती की समान संरचना क्या होती है, तो आपने पहले भी पढ़ चुके हो कि घाटी ढापक होता है। नेक्स्ट है, आहार नाल के सी आकार की संरचना कौन होती है, तो भाई ग्रहणी होती है। ठीक, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। आगे कृमि परिशिष्टिका का भाग किसका है, तो अभी पढ़े हैं जस्ट, बड़ी आंत। ठीक है, और इससे बड़े प्रश्न कैसे बनते हैं इसको देख लेते हैं। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। इस जितना तक पढ़ें, इसमें इतना प्रश्न इस टाइप से बना है और जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।